हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज से हम सीडीपी की क्लास को शुरू कर रहे हैं। पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कुछ एमसीक्यू भी करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी समझेंगे। कुछ टैग वर्ड्स हैं उनको भी यहाँ पे हम बताएंगे ताकि कम टाइम में एग्ज़ाम के अंदर कुछ अच्छा हो पाए। तो पहले प्रश्नों को करेंगे। प्रश्न स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से। एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देख करके उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करती है, उसके बाद कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अकॉर्डिंग उसे क्या कहा जाएगा? अनुकरण कहा जाएगा, अनुकूलन कहा जाएगा, पाण कहा जाएगा या फिर आत्मसातकरण कहा जाएगा। दोस्तों, हम सब अच्छे से जानते हैं शिक्षिका पूरी तरीके से क्या कर रही है, बच्चे की भाषा को सरल कर रही है और संकेत देने का निर्णय ले रही है। तो क्या कहलाएगा? तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा इसका आंसर? पाण या फिर ढांचा। एक तरीके से जो है बच्चों का हेल्प शिक्षिका कर रही है, मदद कर रही है, तो ये जो है पाण या ढांचा कहलाएगा। अनुकरण नकल करके सीखना, अनुकूलन यानी वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना अनुकूलन है। तो यहाँ पे सेकंड प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न, भाषा और विचार के संदर्भ में कुछ बातें लिखी हुई हैं, उसको पढ़ेंगे कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि भाषा संज्ञान में सहायता होती है। वहीं पे वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा जो होती है वो चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। वहीं पे जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर है। और लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा जो होती है वो चिंतन को जो है सुसाधित करती है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, यानी तीसरा प्रश्न है। एक बाल केंद्रित कक्षा है, उसमें जो है शिक्षिका की भूमिका नहीं होती है। शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है, लेकिन विद्यार्थी जो होते हैं निष्क्रिय होते हैं। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती है। शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय होते हैं। बहुत सिंपल है इसका आंसर। एक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है, तो शिक्षिका की कोई भूमिका क्यों नहीं होगी? ऑप्शन इसको कट कर देंगे। शिक्षिका की भूमिका होती है, तो शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है, बात सही है, लेकिन विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं, तो इस ऑप्शन ये भी गलत है। विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका होती है, यानी जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव होते हैं, और जो शिक्षिका होती है वो निष्क्रिय होती है, तो ये भी गलत है। यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों गलत है। शिक्षिका व विद्यार्थियों दोनों का सक्रिय होना जरूरी है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों का जो समग्र शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अधिगम है, डॉट मतलब क्या होगा? बच्चों का जो समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अधिगम है, अधिगम को प्रभावित नहीं करता, में बाधा डालता है, सुसाधित करता है या अधिगम से संबंधित ही नहीं है। बच्चे का जो समग्र शारीरिक मानसिक विकास स्वास्थ्य है, ये जो है सुसाधित करता है, तो ऑप्शन 3 के साथ जाएंगे। इसका 3 इज राइट आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रत्न की क्षमता का परीक्षण, पुनरुत्पादक व याद करने की क्षमता को नापना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3, यानी बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, ये 2020 के अकॉर्डिंग मूल्यांकन का उद्देश्य है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहे हैं कि शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाले चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वो बनाएं। इसके माध्यम से वह बच्चों में डांट को बढ़ावा देना चाहती है, सहयोग दे रही है, या फिर सृजनात्मकता,
या फिर अनुशासनहीनता या फिर रटने को बोला जा रहा है। तो शिक्षक है बच्चों को विभिन्न रंग वाली चिकनी मिट्टी देकर कहते हैं कि उनके मन में जो आ रहा है वो लिखे, यानी एक रचनात्मक यानी सृजनात्मकता की बात कर रहे हैं शिक्षक। तो ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे, यानी सृजनात्मकता इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे रटना और अनुशासनहीनता ये दोनों बात गलत है। सहयोग की बात करता चलो एक बार ठीक ही होता, बट ये असहयोग की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए ऑप्शन 1 गलत है और 2 सही है। प्रश्न है, औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व ही बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं घटनाओं के बारे में जिनसे वे समागम करते हैं, एक संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं। एक अध्यापिका को उनकी इस तरह की समझ को क्या कहेंगे? अधिगम के लिए दोषपूर्ण और महत्वहीन मानेंगे? नहीं। उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए? यस। मानकीकृत पाठ्यक्रम से बदल देने का प्रयास करेंगे? नो। पूरी तरह जानकारी देना चाहिए। तो सही ऑप्शन किसके साथ जाएंगे? 2 के साथ। यानी औपचारिक शिक्षा में जो है प्रवेश करते ही बच्चा जो है क्या आस पड़ोस के बारे में, वो जो है वस्तु घटनाओं के बारे में समागम कर लेता है। तो इस तरह के समझ को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? उसका जो ज्ञान है, उसका जो पूर्व ज्ञान है, उसको अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की संभावना है? खुले अंत वाले प्रश्न पूछने से, गहन चिंतन के लिए समय प्रदान करने से, अनुरूपों के प्रयोग को बढ़ावा देना, या रट कर याद करने को प्रोत्साहित करना। समालोचनात्मक चिंतन में बाधा कब पड़ेगी? जब हम रट कर चीज़ें जो मतलब रोट लर्निंग है उसको अगर हम प्रोत्साहित करेंगे तो ये क्या होगा? समालोचनात्मक चिंतन में जो है बाधा पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन 4 सही है, 4 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, बच्चे सबसे बेहतर डांट द्वारा सीखते हैं? निष्क्रिय नकल से, खोजी अधिगम से, पुनरावृत्ति और अभ्यास से, या फिर कंठस्थ से? वैसे भी ये जो कंठस्थ है, रोट लर्निंग है, निष्क्रिय, ये सब क्या है? नेगेटिव वर्ड है। और पुनरावृत्ति, अभ्यास, सबसे बेस्ट ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे। खोजी अधिगम यानी अन्वेषक अधिगम जो होता है, खोजी जब बच्चा अपने जो है हस्तपरक चीज़ों से सीखता है, खुद सीखता है, तो वो अधिगम ज़्यादा बेहतर होता है। तो सबसे बेहतर किसके द्वारा सीखेगा? यानी खोजी अधिगम के द्वारा। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे कि गलत शब्द जोड़ना और शब्दों को अनियमित रूप से बदलना और छोड़ देना, वाक्य में शब्दों के क्रम को इधर उधर कर देना, यह सभी किसके संकेत हैं? अधिगम अक्षमता के, या फिर ऑटिज्म के, या फिर ADHD यानी ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार, या फिर श्रवण बाधिता। सब अच्छे से जानते हैं, गलत शब्द जोड़ना और शब्दों को अनियमित रूप से बदल देना, छोड़ देना, वाक्य में शब्दों के क्रम को इधर उधर करना, ये सब क्या है? ये सब अधिगम विकार हैं, यानी अधिगम अक्षमता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट। अगला चलेंगे विकास। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहलाता है? विकास केंद्र से बाएं की तरफ बढ़ता है, विकास का निरंतर होता है, विकास सिर से पैर की तरफ बढ़ता है, विकास दर सभी संस्कृतियों में एक समान होता है। तो विकास जो होता है शीर्षगामी, यानी सिर से लेकर के कहाँ चलता है? पैर के साइड विकास चलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन 3 के साथ जाएंगे। ऑप्शन 3 इज द बेस्ट आंसर। और इसको क्या कहते हैं? सिफेलोपोडल भी कहते हैं अंग्रेजी में शीर्षगामी को। ये जो प्रश्न है बहुत सिंपल है। लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे अंक लाते हैं और वही जो लड़कियां होती हैं वो गायन में। यह क्या दर्शाता है? फर्स्ट, जेंडर
अस्मिता, सेकंड जेंडर समता, थर्ड जेंडर अनुरूपता, फोर्थ जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर रूढ़िवादिता की बात चल रही है यहाँ पे। जरूरी नहीं है कि लड़कियां गायन में ही अच्छी हों, लड़के भी होते हैं। और यहाँ पे जो है पूरी तरीके से जेंडर वारिता की बात की गई है इस प्रश्न में। अगला प्रश्न करेंगे यहाँ से। ये प्रश्न बहुत सिंपल है। निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता गणितीय यानी गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया या फिर डिस्फ्रेक्सिया। तो गणितीय क्षमता के बारे में बात हो रही, कहाँ जाएंगे? डिसकैलकुलिया यानी गणन क्षमता। नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा सा टैग वर्ड पहले समझ लेते हैं। कुछ टैग वर्ड्स ऐसे हैं जो एग्जाम के अंदर काम आ जाएंगे। तो ये नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, इनको देख लेते हैं पहले। तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावलियां मानकीकृत करना, ये सब क्या है? नेगेटिव वर्ड हैं। और वेधन और अभ्यास, प्रैक्टिस, ड्रिल प्रैक्टिस, ये सब क्या है? इन सब को जो है महत्व नहीं देना है एग्ज़ाम के अंदर। बच्चे को भगवान मान के एग्ज़ाम देना है। और तुलना, उपेक्षा करना, बच्चों का जो विचार है उसको महत्व ना देना, ये सब नेगेटिव वर्ड हैं। ये जो टैग हैं, ये टैग सारे सब्जेक्ट में काम देंगे, हिंदी में भी, संस्कृत में भी, और मैथ के पेडागोजी में भी, सीडीपी के पेडागोजी में, और ईबीएस के पेडागोजी में भी ये टैग वर्ड्स काम देंगे। सबसे ज़्यादा ये टैग वर्ड्स हिंदी और संस्कृत में जो है काम देते हैं। तो इस टैग वर्ड्स को लिखें और याद भी कर लें, ताकि टैग वर्ड्स से अगर अभी तक कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई, टैग वर्ड्स अगर याद कर लिए तो भी एग्ज़ाम के अंदर कुछ बेहतर हो सकता है। तो बच्चों की जो मातृभाषा है उसको महत्व न देना, ये भी क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। बच्चों के मातृभाषा को हमेशा जो है उसकी गलतियों को क्या करना है? हमें मानना है। यानी जो गलतियां होती हैं वो क्या है? अधिगम की एक हिस्सा है। तो इस तरीके से बच्चों का जो भाषा है उसका क्षेत्रीय भाषा को, बच्चे के क्षेत्रीय भाषा को, जिस भाषी क्षेत्र से वो बिलोंग करता है उसके भाषा को हम क्या करेंगे? महत्व देंगे। पुस्तक केंद्रित हो या फिर शिक्षक केंद्रित हो, यहाँ पे जो शिक्षा नीति है वो टेक्स्ट बुक आधारित या फिर टीचर सेंटर को नहीं मानती। तो चाइल्ड सेंटर जो है वो बेस्ट है। लैंगिक असमता हो या फिर खाली स्लेट या कोरी पट्टियाँ, बच्चा खाली स्लेट होता है क्या? कोरी पट्टियाँ होता है क्या? स्कूल जाने से पहले जो अपने घर से आस पड़ोस से बच्चा जो सीखता है, तो कैसे वो जो है खाली स्लेट कैसे हो सकता है? बच्चे को दंड देना, सजा देना, समस्या का समाधान न करना, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है। दंड देना एक मतलब वैज्ञानिक है, उनके अकॉर्डिंग देखिए जो है टैग वर्ड्स उन्हें ही काम देंगे जो चीज़ों को पढ़े हुए हैं। अब दंड देना जो है एक स्तर पे जो आता है वो वहाँ पे पॉजिटिव माना गया है, तो उसको भी समझते रहना है। और बच्चों के लिए विषय वस्तु बोझ है, यानी जो बच्चे का जो विषय वस्तु है वो बोझ नहीं है, तो बोझ शब्द क्या है? नेगेटिव है, इसको भी ध्यान देना है। बच्चों को हतोत्साहित करना नहीं, डरवाना नहीं। बच्चों के अंदर भय पैदा करना, ये भी नेगेटिव वर्ड है। पृथककरण और नामांकित करना, ये भी। केवल, मात्र, वनली, ये सब क्या है? नेगेटिव वर्ड है। अगला है व्याख्यान देना, ये भी नेगेटिव वर्ड है। साथ ही साथ जो है परिभाषा याद करवा देना, अनुशासन में रखना, बच्चों की भाषा को महत्व ना देना, ये भी क्या है? नेगेटिव वर्ड है। साथ ही साथ बच्चों की गलतियां एवं त्रुटियों को महत्व ना देना, गलतियां और त्रुटियां ये अधिगम की हिस्सा है, तो इसको महत्व न देना ये भी नेगेटिव शब्द है। नियंत्रण करना, योगात्मक आकलन करना, बच्चों और शिक्षक का निष्क्रिय रहना, यानी बच्चों और शिक्षक दोनों को कैसे रहना है? सक्रिय। रोजगार, व्यवसायिक, उच्च ग्रेड शिक्षा, तो ये जो उच्च शब्द है, जब प्रतिभाशाली की बात आएगी तो वहां पे उच्च ये जो है पॉजिटिव होगा, तो वो भी ध्यान देना है। नेक्स्ट वन अब बात करेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड का, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहला पॉइंट जो है बच्चों की मातृभाषा को महत्व देना है, यानी बच्चा जिस भाषा क्षेत्र से बिलोंग करता है उसकी भाषा को क्या करना है, महत्व देना है। साथ ही साथ संवेदनशील शिक्षक और बच्चे दोनों को सक्रिय होने चाहिए। समावेशी कक्षा हो, शिक्षा हो, साथ ही साथ समालोचनात्मक चिंतन हो, रचनात्मक चिंतन हो, खोजी विधि पर आधारित हो, यानी खोजबीन अन्वेषक विधि पर आधारित हो। साथ ही साथ बच्चों को अवसर देना, ये भी क्या है, पॉजिटिव वर्ड। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना, विविध संसाधन का प्रयोग करना, और साथ ही साथ जो बहुभाषिकता है ये बच्चे के लिए क्या है, उसके बहुभाषिकता को भी महत्व देना चाहिए। रचनात्मक आकलन करना चाहिए, साथ ही साथ दृश्य श्रव्य सामग्री का जो प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट बात करिए जो है बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है उसको महत्व देना। शिक्षक केंद्रित नहीं बल्कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, उसको महत्व देना। सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन देना, जिज्ञासा और त्रुटियां, गलतियां, देखो भ्रांतियां ये अधिगम का हिस्सा है, इन्हें महत्व देना चाहिए। और बच्चों की जो मातृभाषा है उसे क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो विषय वस्तु हो वो वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। करके सीखना यानी हस्तपरक अनुभव को जो है महत्व देना। साथ ही साथ व्यवहारिक कुशलता होनी चाहिए और चर्चा और संवेग भी। नेक्स्ट वन की बात करें तो नेक्स्ट है, अब यहाँ पे जो लोग कुछ नहीं पढ़ पाए अभी अच्छे से तो वो क्या करेंगे, उनके लिए सीडीपी में बेस्ट अंक लाने के लिए अभी तुरंत एनईपी को खोलें किसी किताब में या कहीं से भी 2000 एनईपी 2020 को पढ़ लें। और साथ ही साथ सीडीपी के 30 प्रश्न अभी 10 से 12 दिन जो भी बचे हैं, सीडीपी के 30 प्रश्न डेली प्रैक्टिस करें। जितना मैंने सकारात्मक नकारात्मक शब्दों को बताया है उनको एक कॉपी में लिख करके याद कर ले, क्योंकि ये भाई टैग वर्ड्स बहुत काम दे जाते हैं एग्जाम के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे अभी प्रश्न भी करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो बताना ज़रूरी है। स्कूली एजुकेशन जो है यह नीति वर्तमान में 10+2 स्कूली व्यवस्था से 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को पाठ्यचर्या और शिक्षक शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 ये याद रखना है। 5+3+3+4 की नई शिक्षा नई व्यवस्था करने की बात करती है। और ये एनसीईआरटी 2005 को भी पढ़े, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, इनसे भी प्रश्न एग्जाम के अंदर 1-2 जरूर बनते हैं। साथ ही साथ शिक्षा का अधिकार जो आरटीई एक्ट है 2009 इसको भी पढ़े। और एक ये मैंने नोट्स लिया हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो आरटीई 2009 है इनके अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा कब तक रहेगी, 18 वर्ष तक। नेक्स्ट वन की बात करें, जेंडर से भी प्रश्न एग्जाम के अंदर बनते हैं। जेंडर और लैंगिक पूर्वाग्रह इनको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। जितने अधिगम विकार हैं उनको भी पढ़ लीजिए, यानी अधिगम अक्षमता से भी एक प्रश्न एग्जाम के अंदर मिलते हैं। ब्लूम की टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, ये भी भाषा विकास का जो सिद्धांत दिए हैं नॉम चोमस्की, इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ लें एक बार। साथ ही साथ जो है वाइगोस्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, इनके 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, एक जेडपीडी है और एक क्या है, पाण और ढांचा, जो कि पाण और ढांचा से हमने प्रश्न करवा भी दिया है, तो इन दोनों को जरूर पढ़ के जाएं। साथ ही साथ वृद्धि और विकास के बारे में, यानी वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी प्रश्न बनते हैं। बहुत सिंपल है, 2-4 पॉइंट ग्रोथ के बारे में, 2-4 पॉइंट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ के जाएं बस। वृद्धि और विकास प्रश्न एग्जाम के अंदर मिलेंगे जरूर। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती, ये बात ध्यान देना है। और वृद्धि का मापन हम कर सकते हैं, शरीर की संरचना, आकार इत्यादि का बढ़ना ही वृद्धि कहलाता है। जब हमारे शरीर का आकार, भार इत्यादि बढ़ने लगे तो क्या हो जाएगा, वो वृद्धि कहलाएगा। विकास में निश्चित क्रम होता है और विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है। कई बार एग्जाम में देता है एक आयामी होता है, तो विकास जो होता है, डेवलपमेंट क्या होता है,
बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, साथ ही साथ मल्टी डायरेक्शन में होता है। विकास का जो स्वरूप होता है वो बाह्य और आंतरिक दोनों रूपों में चलती है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकती, यानी जीवन भर चलती रहती है। डेवलपमेंट प्रोसेस जो होती है वो जीवन भर चलती रहती है। विकास का जो क्रम है वो निश्चित होता है। विकास का हम सीधे मापन तो नहीं कर सकते, बट मानसिक यानी मेंटल डेवलपमेंट का मापन हम कर सकते हैं। तो ये पॉइंट से भी एग्जाम के अंदर प्रश्न बन सकते हैं। साथ ही साथ जो है लिखना और कलर करना, कटिंग करना, ये सब क्या है, सूक्ष्म कौशल के एग्जाम्पल हैं। कूदना और दौड़ना, ये सब क्या है, स्थूल कौशल के उदाहरण हैं। अब कौशल से भी एग्जाम के अंदर प्रश्न बनते हैं, कौशल को भी एक बार पढ़ के जाएं। इसमें से लिखना हो गया, कलर करना या कटिंग करना, जितने भी काम आसानी से होने वाले हैं सब क्या हो जाएंगे, सूक्ष्म कौशल कहलाएंगे। लेकिन जो थोड़ा सा मेहनत, जैसे दौड़ना, कूदना, ये सब क्या है, ये सब स्थूल कौशल के उदाहरण हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे विकास के बारे में, डेवलपमेंट कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस है, और यह जीवन भर चलने वाली प्रोसेस है। और केवल इसकी जो गति होती है वो कभी मंद तो कभी तेज हो सकती है। बाकी विकास का जो प्रोसेस है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। साथ ही साथ विकास की जो दिशा होती है वह सिर से पैर की तरफ होती है। ये भी प्रश्न अभी अभी हमने करवाया है। तब उसे क्या कहते हैं, सिफेलोकोडल कहते हैं। हिंदी में उसको मस्तकाधोमुखी कहते हैं। सिफेलोकोडल याद रखना, क्योंकि इसके कई नाम हिंदी में दिए हुए हैं। तो जब जो डेवलपमेंट होता है, जब यहाँ सिर से लेकर के जो है स्टार्ट होकर नीचे पैरों के साइड चलता है, तो उसे क्या कहेंगे, सिफेलोकोडल कहते हैं। नेक्स्ट वन की बात करें, जब बच्चे का शरीर का विकास क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ चलता है, तब उसे क्या कहते हैं, उसको समीप दूरभिमुख कहते हैं। ये भी बात याद रखना है, दोनों पॉइंट यहाँ पे मिल गया। और विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ये भी बात ध्यान देना है। प्रश्न में बनेगा विशिष्ट से सामान्य, तो जो डेवलपमेंट प्रोसेस होती है वो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, तो ये भी बातें ध्यान देना है। साथ ही साथ विकास कभी भी जो है सीधी रेखा में नहीं चलता, अर्थात विकास कभी भी रेखीय नहीं होता। ये देखो भाई, विकास जो होता है ऐसे सीधी रेखा में नहीं चलता, विकास हमेशा कम ज़्यादा ऐसे होता रहता है। नेक्स्ट वन की बात करें, शैशवावस्था का जो समय है वो क्या है, जन्म से 2 वर्ष। शैशवावस्था में बच्चों के अंदर जो होती है नैतिकता यानी मोरलिटी नहीं पाई जाती, मोरलिटी का अभाव होता है। नेक्स्ट बात करें प्रसव पूर्वावस्था या प्रीनेटल स्टेज की, तो ये 9 मंथ का या फिर 280 डे का होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे पूर्व बाल्यावस्था के बारे में। इसका एज 2 से 6 यानी 2 से 6 वर्ष का जो टाइम है ये पूर्व बाल्यावस्था। इसमें बच्चा अनुकरण यानी नकल द्वारा सीखता है, और इस अवस्था को खिलौने का आयु यानी टॉय एज भी कहा गया है। साथ ही साथ इस अवस्था में बच्चा जो होता है वो बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट की बात करें, जो 6 से 12 यानी 12 वर्ष का समय है, ये उत्तर बाल्यावस्था कहलाता है। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर तार्किक चिंतन की क्षमता आ जाती है। ये बात याद रखना है, एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न बनते हैं कि वह स्टेज कौन सा है जिसमें बच्चा जो है तार्किक चिंतन करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है या तार्किक चिंतन करने लगता है। तो वेरी सिंपल, वो उत्तर बाल्यावस्था है। उत्तर बाल्यावस्था का जो टाइम है वो क्या है, 6 से लेकर के 12, या यूँ कहें 6 लेकर के 11 कंप्लीट होता है, तो वही 12 स्टार्ट होता है। अब 12 के बाद की जो स्टेजेस है वो क्या हो जाएगा, किशोरावस्था। नेक्स्ट वन की बात करें, अवस्था को टोली, समूह, गैंग, जीवन का अनोखा काल, स्मार्ट एज, डर्टी अवस्था यानी गंदी अवस्था इत्यादि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो 12 से 18 या फिर 11 से 18 किशोरावस्था की अवस्था कहलाती है। किशोरावस्था में बच्चे जो होते हैं अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, किशोरावस्था में बच्चे क्या करते हैं, अमूर्त चिंतन
करने लगते हैं। नेक्स्ट वन की बात करें, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल, संघर्ष, आंधी तूफान इत्यादि का जो स्टेज है वो किशोरावस्था है, एडोलसेंस की स्टेज है। इस अवस्था को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में जो है वीर पूजा की भावना भी आ जाती है। अब यहाँ से प्रश्न करेंगे, एक दो प्रश्न और बचे हैं जिनको हम यहाँ पे करेंगे। उपचारात्मक शिक्षण, ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न। उपचारात्मक शिक्षण जो है किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त है? धीमी गति से सीखने वाले के लिए, तेज गति से सीखने वाले के लिए, प्रतिभाशाली के लिए, या फिर रचनात्मक सीखने वाले के लिए? एक बात यहाँ पे ध्यान देना है, जो उपचारात्मक शिक्षण है इसमें क्या किया जाता है? नाम से स्पष्ट उपचार किया जाता है, यानी जो तेज होगा उसका उपचार होगा क्या? जो बच्चा तेज होगा पढ़ने में? नहीं। जो प्रतिभाशाली होगा उसका जब वो प्रतिभाशाली ही है तो उसका उपचार की क्या जरूरत है? जब रचनात्मक प्रवृत्ति से वो सीखने वाला बंदा है तो उसको उपचार की क्या जरूरत है? यानी यहाँ इसका क्या आंसर हो जाएगा? धीमी गति से सीखने वाले को जो है उपचारात्मक शिक्षण कहा जाएगा। यानी जो बच्चा धीमी गति से सीख रहा है उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण होगा। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट के साथ जाएंगे, इसका सही हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण है क्या, थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण से प्रश्न एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण जो है वो धीमी सीखने वाले बालकों के लिए प्रयुक्त होता है। यानी जो शिक्षार्थी जो कमजोर होते हैं उनके लिए शिक्षण अधिगम दोषपूर्ण प्रभाव को दूर करने की प्रक्रिया जो होती है उपचारात्मक शिक्षण कहलाती है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य यही होता है कि जो प्राप्त ज्ञान में कमियां रह गई उसका निराकरण करना, उसका उपचार करना, कौशल की अधिगम प्रक्रिया के दौरान त्रुटियां दोषों को सुधारना। उपचारात्मक शिक्षण दोषों के निदान पर आधारित होता है और शिक्षार्थी की कमजोरी को जो है उपचारात्मक शिक्षण दूर करता है। नेक्स्ट वन की बात करें, अल्बर्ट बंडूरा से एक प्रश्न मैंने लिया है, बहुत सिंपल है। बंडूरा द्वारा जो प्रस्तावित अधिगम सिद्धांत है वो क्या है? अंतर्दृष्टि है, शास्त्रीय अनुबंधन है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत है और संज्ञानात्मक सिद्धांत है। बंडूरा साहब ये सामाजिक सोशल स्टडी की बात करते हैं, तो ऑप्शन 3 के साथ चले जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे अब देखेंगे इनके बारे में थोड़ा सा, जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है क्या है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा ने दिया है। एक बात याद रखना है, सोशल लर्निंग थ्योरी को दिए हैं बंडूरा से। साथ ही साथ इनके अनुसार अवलोकन, नकल, आदर्श व्यवहार इत्यादि एक दूसरे से जो है सीखना, ये सामाजिक अधिगम है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत इन्होंने दिया और इनके अकॉर्डिंग बात करें तो अवलोकन से, नकल से और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से बालक सीखते हैं। बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, ये भी बात याद रखना है। अब नेक्स्ट वन की बात करें तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत को व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि यह जो सिद्धांत है वो ध्यान, स्मृति, प्रेरणा इन तीनों को समेटती है यानी संयोजित करती है। इसलिए जो है ये क्या है, व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत के बीच की कड़ी भी है। बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? तो ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। तो इस तरीके से यूँ कहें कि समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना और वर्जित जो व्यवहार होते हैं उसको ना करना ही जो है सामाजिक अधिगम है। तो इस तरीके से मैंने सारे प्रश्नों को किया और इस तरीके से मैं फिर से एक ईवीएस की क्लास लाऊंगी और जो बातें मैंने बताया है टैग वर्ड्स के बारे में, सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ें और इस टाइम, अभी जो टाइम बचा हुआ है इस टाइम वनली रिवीजन एंड प्रैक्टिस, नोट्स वगैरह ना बनाएं और कोई नई बुक ना खरीदें, ना कुछ परचेज करें क्योंकि टाइम बहुत कम है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यूट्यूब की रिकॉर्ड क्लास होती हैं उसको देखें, साथ ही साथ मैराथन्स भी देखें और साथ ही साथ कम से कम एक सब्जेक्ट के 30 प्रश्न डेली करें। बहुत सिंपल है, आराम से निकल जाएगा सीटेट, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसी तरीके से प्रश्न देखिए, इतने बड़े बड़े प्रश्न जरूर बनते हैं एग्ज़ाम के अंदर बट कुछ होता नहीं है,
इन प्रश्नों में। तो इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से चीज़ें सही हो जाती हैं। सो थैंक यू सो मच क्लास को देखने के लिए पूरा।